नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। नरेंद्र मोदी बनाम मोहन भागवत की लड़ाई का साइड इफेक्ट अब भाजपा की राजनीति में दिखने लगा है। देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की धरती आगरा में कुछ ऐसा बयान दे दिया है, जिस बयान को अगर आप सुनेंगे, जिस बयान के बारे में आप सुनेंगे, जिसको आप पढ़ेंगे, तो आपके मन में भी ये सवाल उठने लगेगा कि आखिर राजनाथ सिंह ये बयान किसके बारे में दे रहे हैं। राजनाथ सिंह आखिर किसके बारे में ये कह रहे हैं कि नेताओं की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह आखिर किसके बारे में ये कह रहे हैं कि नेताओं की कथनी और करनी में जो फर्क पैदा हो गया, नेताओं ने जिस तरह से लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, उससे नेताओं की विश्वसनीयता कम हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब मोदी बनाम भागवत की लड़ाई में, अमित शाह बनाम मोहन भागवत की लड़ाई में राजनाथ सिंह भी उतर गए हैं और क्या उनको नागपुर से यानी संघ मुख्यालय से बैकिंग मिल रही है। यह खबर आपके दिलो दिमाग को हिलाने वाली खबर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत का वो सिलसिला अब शुरू हो गया है, जिस सिलसिले की बात लगातार कही जा रही थी। और इससे भी बड़ी बात ये उठकर सामने आ रही है कि जिस राजनाथ सिंह ने 2013 में लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरह से धोखा देकर सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू जैसे नेताओं की राय को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी को गोवा कारखाने की बैठक में पहले चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया बनाया, बाद में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं की नाराजगी के बावजूद नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। क्या वो राजनाथ सिंह अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के दबाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं? ये तमाम चीजें, ये तमाम खबरों का विश्लेषण एक एक करके मैं आपके सामने करूंगा, लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह का वो बयान आपको मैं पढ़वाता हूं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में हलचल हो गई है। और आगरा में जो बयान उन्होंने दिया, उसने दिल्ली से लेकर नागपुर तक राजनीतिक विवाद का, राजनीतिक घमासान का एक नया तार जोड़ दिया है। और मैं फिर यहां पे रिपीट करूंगा कि ये मैं नहीं कह रहा, राजनाथ सिंह का बयान जब आप पढ़ेंगे तो खुद आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर राजनाथ सिंह में ये बयान देने की हिम्मत कहां से आई, उनके पीठ के पीछे कौन खड़ा है और राजनाथ सिंह ये बयान किसके लिए दे रहे हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तमाम दर्शक आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि राजनाथ सिंह का ये इशारा किसकी तरफ है। आपके स्क्रीन पर एक खबर नजर आ रही होगी दोस्तों, यूनिवार्ता यूएनआई की हिंदी न्यूज एजेंसी है, उसकी खबर है। हेडलाइन यहां पे दे रखा है, उत्तर प्रदेश के टैगलाइन से खबर है, कथनी और करनी में अंतर से राजनेताओं पर भरोसा घटा है। और मैं दूसरा पैरा इसको आपका सुना दूं, मुफीद आम इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट राज्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यानी राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। इस शब्द को अगर मैं और ज्यादा परिभाषित करूं तो राजनीति के क्षेत्र में रहकर किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, यानी किसी को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अगली लाइन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो राजनाथ सिंह ने बयान दिया, कथनी और करनी में अंतर से राजनेताओं ने अपनी विश्वसनीयता कम की है। आगे उन्होंने कहा, मैं आश्वासन नहीं देता मगर प्रयास पूरा करता हूं। रक्षा मंत्री ने इससे पूर्व 3 दिवसीय सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। अब जरा इस बयान को समझिए कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क से राजनेताओं की, नेताओं की विश्वसनीयता घटी है। अब जाहिर तौर पर कथनी और करनी में फर्क और राजनेताओं की विश्वसनीयता, गुमराह नहीं करना चाहिए, ये शब्द तो उसी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे ना दोस्तों जो कि सत्ता में बैठा हुआ हो। केंद्र की राजनीति में लगभग 10.5 वर्षों से यानी 2014 के लोकसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। और योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के संबंधों की बानगी मैं इस हिसाब से आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के समय राजनाथ सिंह गोरखपुर के गोरखनाथ मठ गए थे। मैं खुद उसका गवाह हूं क्योंकि मैं उस मठ में उस समय मौजूद था और बड़ी गुप्त वार्तालाप हुई राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले।
इन तमाम समीकरणों को समझिए और इससे भी ज्यादा ये समझिए कि राजनाथ सिंह शायद भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ऐसे नेता होंगे कि जैसे जैसे उनका कद बढ़ता चला गया, राजनाथ सिंह वैसे वैसे अपने पीछे पार्टी के अस्तित्व को ही खत्म करते चले गए। जी हां, उत्तर प्रदेश में उनका कद बढ़ा, राष्ट्रीय नेता बने, तो उत्तर प्रदेश में वो जब आखिरी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद 14 वर्षों का वनवास उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ा। वापसी हुई 2017 के विधानसभा चुनाव में। झारखंड का प्रभारी जब बनाया गया राजनाथ सिंह को, तो उन्होंने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ ही खेला कर दिया। उसके बाद झारखंड में भी वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। जब केंद्र की राजनीति में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, 2009 का लोकसभा चुनाव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में हुआ। लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के चेहरे थे। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई। उससे पहले के चुनाव में 2004 के लोकसभा चुनाव में 142 लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में 206 सीटें जीत ली। फिर एक वक्त आया 2013 का, राजनाथ सिंह को यह लगा कि अब कोई लालकृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली मेरा भला नहीं कर सकते। उन्होंने एक दूसरा दांव खेल दिया। मैं दांव क्यों कह रहा हूं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी को उन्होंने सामने कर दिया और उस समय का एक बड़ा दिलचस्प वाकया मैं बताऊं आपको कि नरेंद्र मोदी जब चेहरा बने, अमित शाह को, जी हां, आज जो केंद्रीय गृह मंत्री है, अमित शाह को उन्होंने अपने दूत के रूप में सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीति में भेजा। राजनाथ सिंह को कहकर उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। और उसके बाद जब हम लोगों ने बतौर पत्रकार, मैं भी उस समय मौजूद था, 11 अशोका रोड पे राजनाथ सिंह से जब पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी के कहने पर आपने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव बनाया, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने नरेंद्र भाई मोदी के कहने पर अमित भाई शाह को यह जिम्मेदारी नहीं दी है, बल्कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे लगा कि अमित भाई बहुत ही काबिल और योग्य है, उत्तर प्रदेश को समझते हैं, इसलिए मैंने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया है। दरअसल खेल कुछ और था। उनके ज्योतिष सलाहकार, जी मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, उनके ज्योतिष सलाहकार ने उस समय उनको यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे के नेतृत्व में 220-225 पर आकर भारतीय जनता पार्टी अगर अटक जाएगी तो बतौर सर्वमान्य उम्मीदवार, धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे सहयोगी मोदी को पसंद नहीं करते थे, गठबंधन का साथ छोड़कर चले गए थे, तो उनके ज्योतिष सलाहकार ने, जो अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं, उन्होंने ये कहा, कई लोगों के सामने कहा, राजनाथ सिंह को भी बताया कि देखिए 220-25 से ज्यादा सीटें तो आने वाली है नहीं भाजपा की, और जब इतने में भाजपा अटक जाएगी तो नरेंद्र मोदी को स्वीकार कौन करेगा। गोधरा का दंगा, गुजरात का दंगा, वो टैगलाइन उनके साथ लगा हुआ है। तो राजनाथ सिंह एक सर्वमान्य नेता के रूप में प्रधानमंत्री पद के इकलौते दावेदार उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को निपटा दिया, सुषमा स्वराज को निपटा दिया, वेंकैया नायडू को निपटा दिया, अरुण जेटली को निपटा दिया, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री तय करने में नरेंद्र मोदी की भूमिका भी हो जाएगी और वो अपने विरोधियों को क्यों प्रधानमंत्री बनाएंगे। हालांकि जब इस बात का खुलासा हुआ, उसके बाद बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। कहा यहां तक जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने राजनाथ सिंह और उनके ज्योतिष सलाहकार दोनों को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा गणित को बिगाड़ने का अभियान चला रहे हैं, पार्टी के हित के खिलाफ जा रहे हैं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको फिर बता दूं, उस समय राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। फटकार लगाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। और अब वो राजनाथ सिंह 11 वर्षों की सत्ता के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार तीसरी बार मंत्री बनने के बाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नेताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर से नेताओं की विश्वसनीयता कम हुई है। याद कीजिए किसकी कथनी और करने की बात कर रहे हैं। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, आप वादे याद कीजिए जरा, 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे, बाद में कह दिया गया जुमला है। रामदेव से कहलवाया गया 40 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल मिलेगा, बाद में रामदेव से कहलवा दिया गया कि आप मेहनत तो करो। अखबारों में खबर छपवाई गई कि नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आएंगे तो फिर किसी को भी इनकम टैक्स देने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। और आज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है अपने दर्शकों को कि उनको कितना इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, और उससे भी बड़ी बात कितना जीएसटी देना पड़ रहा है, जिसको विपक्षी नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहकर संबोधित करते हैं। आजकल हालत ये हो गई है कि एक छोटे से छोटे दुकानदार को भी जीएसटी का रिटर्न भरने के लिए सीए की मदद लेनी पड़ती है। इतना उलझाऊ सिस्टम बना दिया। अगर मैं आपको वादे गिनाते हुए चलूंगा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले के, तो शायद ये शो कई घंटों तक चल जाएगा। जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल कहा था ना कि अगर सीसीटीवी देने लगे तो कितने साल लग जाएंगे। तो अगर मैं वादे गिनाने लग जाऊं आपको, तो शायद कितने साल लगेंगे कैलकुलेट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान ने अब सीधा सीधा ये बता दिया है, या आप खुद ही तय कीजिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी बनाम मोहन भागवत की लड़ाई चल रही है, अमित शाह बनाम मोहन भागवत की लड़ाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी बनाम नागपुर में संघ मुख्यालय की लॉबी के बीच में लड़ाई चल रही है, जिस तरह से भाजपा के नेता संघ के नेताओं को एक तरह से बिल्कुल अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर संघ के नेता को तवज्जो उनको न देनी पड़े, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव टाला जा रहा है। जिन जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो गया है अवैध रूप से, पता नहीं कब किसने उनका कार्यकाल कहां से बढ़ा दिया, कब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, कब राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बढ़ाया, कब राष्ट्रीय परिषद ने बढ़ाया। जेपी नड्डा के कार्यकाल के 30 जून 2024 के बाद किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अवैध रूप से जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ये नहीं चाहती कि संघ के पसंदीदा चेहरे को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जाए। तो अब संघ ने एक बार फिर से राजनाथ सिंह को आगे कर दिया है, और राजनाथ सिंह जिनके मन में 2013 से ही इच्छा कहीं दबी हुई है, और उनके ज्योतिष सलाहकार ने उनको बता रखा है कि सिंह साहब, राजनाथ जी, आपको एक न एक दिन प्रधानमंत्री बनना है। तो संघ के उकसावे पर एक बार फिर से उन्होंने दोनों नावों पर दोनों पैर डाल दिए हैं, दो नावों की सवारी कर रहे हैं। एक तरफ वो नरेंद्र मोदी की सरकार में रक्षा मंत्री बने बैठे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जहां के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वहां की धरती पर जाकर, आगरा की धरती पर जाकर नरेंद्र मोदी को ही हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, राजनीति में नेताओं को दूसरों को बहकाना नहीं चाहिए। सीधा सीधा मोर्चा राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के खिलाफ खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने इन तमाम तथ्यों को आपके सामने रख दिया, राजनाथ सिंह की मंशा, राजनाथ सिंह की छिपी हुई भावना को आपके सामने रख दिया। 2013 और 14 के बीच भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कैसे कैसे खेल हुए, राजनाथ सिंह किस तरह से उत्तर प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय नेता बने, और राजनाथ सिंह ने किस तरह से तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को नाराज कर, उन्हें निपटाकर नरेंद्र मोदी को आगे रखा। उन्हें लगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। पहली सरकार बनी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दी, गृह मंत्रालय का दायित्व सौंपा, लेकिन अगली सरकार में उनका मंत्रालय बदल दिया गया। वो टीस कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के मन में जरूर होगी। और अब जब राजनाथ सिंह को यह लगा कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा और संघ प्रमुख संघ चालक मोहन भागवत के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है, मोहन भागवत के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार एक नकारात्मक अभियान चलाया जा रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब इस देश के साधु संत समाज के लोग मोहन भागवत को नसीहत देते हुए नजर आएंगे, व्यापारी रामदेव मोहन भागवत को नसीहत देते हुए नजर आएंगे। भाजपा द्वारा पैदा किए गए सोशल मीडिया यानी टूल किट यानी सोशल मीडिया के पोस्ट वीर, मैं पोस्ट वीर कहकर उनको संबोधित करता हूं, वो मोहन भागवत के खिलाफ, आरएसएस मुखिया के खिलाफ, सरसंघचालक के खिलाफ अभियान चलाएंगे। तो राजनाथ सिंह की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि उनको लगा कि अगर मैं मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दूंगा तो संघ आरएसएस मेरे साथ खड़ा नजर आएगा, आरएसएस प्रमुख अपना हाथ मेरे सर पर रख देंगे, और फिर जो मेरी इच्छा है, जो मेरे ज्योतिष सलाहकार ने मुझे बताया, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ये तमाम तथ्य मैंने आपके सामने रखे, आप खुद ये फैसला कीजिए कि क्या राजनाथ सिंह ने वाकई नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और अगर खोल दिया है तो आने वाले दिनों में राजनाथ सिंह बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई किस रूप में जाएगी, किस तरफ आगे बढ़ेगी। जाते जाते मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह का रिश्ता, राजनाथ सिंह के बेटे को योगी आदित्यनाथ राजनीति में बड़ा चेहरा बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मोदी अमित शाह की जोड़ी हटेगी, कोई और देश का नेतृत्व करेगा, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा तो फिलहाल 1-2 साल के लिए ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सूट करेगा कि पहले बड़े दिग्गजों को निपटाओ, फिर तो राजनाथ सिंह से कभी भी निपट सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जनाधार वाले नेता राजनाथ सिंह माने नहीं जाते। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये दिलचस्प लड़ाई जैसे-जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, हम तमाम तथ्यों को लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत और आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।